हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आप सभी को पता है कि जैसा कि एसएससी जेई 2023 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। सीबीटी 1 भी, सीबीटी 2 भी हो चुका है। अब बाकी सभी स्टूडेंट को रिजल्ट का इंतजार है। लेकिन आप सभी को ये भी पता है कि जो एसएससी जेई ने अपना न्यू कैलेंडर है वो जारी कर दिया है और उसके अकॉर्डिंग जो है आपका मई में आपका एग्जाम हो जाएगा एसएससी जेई 2024 का। तो आज हम बात करेंगे आज के सेशन के अंदर एसएससी जेई 2024 के अंदर आपको इलेक्ट्रिकल मशीन, आप सभी को पता है जैसा कि 23 में अगर आपने एनालाइज किया होगा तो कम से कम सीबीटी 1 में 25 से 30 क्वेश्चन के बीच में सीबीटी 1 के अंदर भी आए थे और 25 के अप्रोक्स क्वेश्चन जो है वो सीबीटी 2 के अंदर भी पूछे गए थे। तो ये जो सब्जेक्ट है आपका एक सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और ऐसा नहीं कि ओनली यही है, 3 सब्जेक्ट है हमारे पास में, पावर सिस्टम, बेसिक इलेक्ट्रिकल। तो उनके बारे में भी हम आगे आने वाले वीडियो के अंदर बात करेंगे। लेकिन आज हम बात करने चाहेंगे कि इलेक्ट्रिकल मशीन के अंदर जो है आप 25 मार्क्स पूरे में से पूरे आप कैसे ला सकते हो, किस तरीके से आपको इलेक्ट्रिकल मशीन को डील करना चाहिए और किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी चाहिए। तो आज मैं आपको एक कंप्लीट प्लानर भी दूंगा, है ना। क्योंकि देखो किसी भी अगर सब्जेक्ट को अगर आपको 100% स्कोरिंग करना है या 95% स्कोरिंग करना है तो उसको काफी अच्छे से आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। क्योंकि देखो ऐसा नहीं हो सकता है कि हमेशा पेपर इजी आएगा। जैसे मान लो 23 में पेपर इजी आया तो ऐसा नहीं होगा कि 24 में भी इजी आएगा। मान लो अगर उन्होंने टफ क्वेश्चन बना लिया तो उसके लिए आपको सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज डील करना पड़ेगा। और मैं आज आपको यहां पर ध्यान रखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है वीडियो होने वाला है। मैं कंप्लीट आपको डे वाइज प्लानर भी यहां पर देने वाला हूं कि पर डे आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, कितना टॉपिक आप कवर करते हो तो आने वाले कितने दिन के अंदर आप इलेक्ट्रिकल मशीन जो है वो अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और ये आपको अंदर से कॉन्फिडेंस डेफिनेटली जरूर आएगा कि हाँ सर, अब मैं यहां से जो है 25 अगर क्वेश्चन आते हैं तो कम से कम 22 23 क्वेश्चन तो मैं आराम से सही करके आऊंगा एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर आपको ध्यान रखना, कभी भी अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो सबसे पहले आपके मन में जो होना चाहिए वो कि किसी भी सब्जेक्ट को अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है, अगर हम बात करें तो किसी भी सब्जेक्ट को आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो पर डे आपको ऐसा नहीं होगा कि एक ही दिन में सारा पढ़ लो, एक ही दिन में पूरा मशीन कंप्लीट कर लो। नहीं, आपको जो है सब्जेक्ट पर डे के हिसाब से पढ़ना चाहिए ना। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, आप जो है पर डे का शेड्यूल बनाओ। क्योंकि देखो टाइम तो निकलता जा रहा है ना, टाइम निकलता जा रहा है, एक एक दिन जो निकल रहा है वो कभी वापस नहीं आएगा। तो आपको हर डे की प्लानिंग आपके पास में होनी चाहिए कि आज के दिन में मुझे ये टॉपिक कवर करने हैं, कल के दिन में मुझे ये टॉपिक कवर करने हैं। तो वो जो पर डे अगर आप प्लानिंग बनाओगे तो डेफिनेटली आपने जो डिसाइड किया होगा जितना टाइम ड्यूरेशन, उसके अंदर आपका जो सब्जेक्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। और उसी तरह की प्लानिंग जो है मैं लेकर आया हूं आप सभी लोगों के लिए कि आपको पर डे किन किन टॉपिक को पढ़ना चाहिए, कितने आवर्स आपको इलेक्ट्रिकल मशीन को देना चाहिए। क्योंकि देखो ऐसा नहीं कि एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, आपके पास में जीके भी है, जीएस भी है, अदर सब्जेक्ट भी आपको पढ़ाई करने हैं। बट हाँ, अगर आप इस इलेक्ट्रिकल मशीन सब्जेक्ट को पर डे, ध्यान रखना पर डे की बात कर रहा हूं मैं, अगर आप 2 आवर्स अगर आप देते हो इलेक्ट्रिकल मशीन को, मोर देन इनफ है मेरे प्लानर के अकॉर्डिंग। तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहां पर आपके पास में डे वाइज प्लानर जो है, सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे ट्रांसफॉर्मर। क्योंकि आपको पता है अपन सीक्वेंस से ही पढ़ाई करते हैं। तो सबसे पहले आपने जब भी पढ़ा होगा इलेक्ट्रिकल मशीन को तो ट्रांसफॉर्मर आप सबसे पहले पढ़ते हो। तो ट्रांसफॉर्मर के अंदर आपका ये शेड्यूल होना चाहिए कि डे 1 के लिए पहले दिन जो है एटलीस्ट आप ट्रांसफॉर्मर का जो कंस्ट्रक्शन है, उसका जो ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है और उसका जो फेजर डायग्राम है, आप सभी को पता है कि यार फेजर डायग्राम वाला जो है क्वेश्चन है वो एग्जाम के अंदर पूछे ही जाते हैं ना। मैग्नेटाइजिंग करंट, कोर लॉस करंट, आपके पास में ईएमएफ, वो जो फेजर डायग्राम है डे 1 में आपका टारगेट है। अगर आप 2 आवर्स के लिए अगर आप पढ़ाई करते हो ना, अगर आप 2 आवर्स पढ़ाई करोगे डेफिनेटली यार इतना पोर्शन आराम से कंप्लीट कर लोगे ना। कंस्ट्रक्शन के अंदर जो है हम यहाँ पर जो है कंस्ट्रक्शन में आप सभी को पता होगा हम कंजर्वेटर लगाते हैं, बुकोल्स रिले लगाते हैं। तो ये सारी चीजें हम क्यों लगाते हैं उसके बारे में पढ़ना है, पूरा प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन आपको पढ़ना है और फेजर डायग्राम डे 1 का होना चाहिए। डे 2 का जो आपका टारगेट होना चाहिए, जब पहले दिन आप इतना पढ़ लोगे ना तो डेफिनेटली आपके अंदर से कॉन्फिडेंस जरूर आएगा कि हाँ सर यार चलिए 2 घंटे में हमने टॉपिक रिवाइज कर लिया। और ध्यान रखना मैंने यहां पर टॉपिक इसी तरीके से चूज किए हैं कि आप 2 आवर में डेली अगर आप पढ़ाई करते हो तो आराम से कंप्लीट कर लोगे ना। तो नेक्स्ट उसके बाद में आपको क्या करना है, सेकंड डे जो है आपका आना है और आपको पढ़ाई करनी इक्विवेलेंट सर्किट और टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, जैसे ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, संपना टेस्ट। तो यहां पर इक्विवेलेंट सर्किट पर भी आता है रेफर टू प्राइमरी, रेफर टू सेकेंडरी, वो वाला सेकंड डे का आपका टारगेट होना चाहिए। और थर्ड डे पर आप आओगे लॉस, एफिशिएंसी एंड वोल्टेज रेगुलेशन, ये ट्रांसफार्मर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। और 2 आवर्स में आपको लॉस, आपको पता है हर बार
फिक्स से सीबीटी 1 के अंदर एक क्वेश्चन इस वाले टॉपिक में से आता ही है, एडी करंट लॉस या हिस्टैरिसीस लॉस में से इस बार भी पूछे गए थे। आगे आने वाले एग्जाम्स के अंदर भी यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो डे 3 आपके पास में ये रहना चाहिए। मतलब ऐसा मत सोचना कि एग्जाम में पहले दिन आपने पढ़ाई की और ये टॉपिक कंप्लीट हो गया तो बस अब मुझे अगले दिन नहीं आगे नहीं पढ़ना है। मान लो अगर आपने ये टॉपिक 1 आवर में ही कंप्लीट कर दिया तो आप क्या कीजिए, दूसरा वाला टॉपिक भी आप उसी में ऐड ऑन कर लीजिए। तो ये दूसरा वाला डे वाला जो टॉपिक है उसमें भी आप कवर कर लो, तो उससे और आपको ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा अंदर से कि यार सर 2 दिन के जो टॉपिक है मैंने एक ही दिन में कवर कर लिए हैं, रिवीजन कर लिया है। तो अपने आप को मोटिवेटेड रखने का एक तरीका होगा। लेकिन मैंने जो आपको दिया है आप इसके अकॉर्डिंग भी चलते हैं तो भी आप एक महीने के अंदर सिर्फ ओनली 2 आवर की स्टडी में आप इस सब्जेक्ट को स्ट्रांग बना सकते हैं। फिर उसके बाद में आपको आना है डे 4 पर ऑटो ट्रांसफॉर्मर पढ़ना है, डे 5 पर 3 फेज ट्रांसफॉर्मर पढ़ना है। फिर उसके बाद में पैरेलल ऑपरेशन, ओपन डेल्टा कनेक्शन, आपको सभी को होता है वीवी कनेक्शन, ये आपको पढ़ना है। और संडे 7th डे है ना, जब से भी आप स्टार्ट कर रहे हो मंडे से स्टार्ट करो, मैं तो आपको बोलूंगा संडे के दिन अगर आपको कोई भी छोटे मोटे टॉपिक बच जाते हैं उनको आप रिवीजन कीजिए रिमेनिंग टॉपिक्स, और आप जितने भी पीवाईक्यूज हैं वो आप लगाइए। मैंने यहां पर लिखा हुआ पीवाईक्यूज ऑन टेलीग्राम, आप खुद के पास में बुक भी होनी चाहिए पीवाईक्यू की। ध्यान रखना एसएससी जेईई या स्टेट जेईई के पीवाईक्यू आप लगाओ। और उसके बाद में मैं भी यहां पर आप सभी लोगों के लिए एक इनिशिएटिव लेने वाला हूं कि मैं ये जो स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट संडे से टेलीग्राम पर अगर आप नहीं जुड़े हो, सुरेश सर पीडब्ल्यू के नाम से आप सर्च करेंगे और वहां पर टेलीग्राम पर आप ज्वाइन कर लेना। उस चैनल पर मैं डेली जो है हर संडे टू संडे एक 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो पाएगा मैं क्विज भी आपको करवा दूंगा वहां पर। तो क्विज भी अगर आप साथ में कर लोगे तो आपके पास में डबल प्रैक्टिस हो जाएगी। आप खुद प्रैक्टिस कर रहे हो, एक मैं और आपको करवाने वाला हूं। तो यहां पर आपको इस प्लानर के अकॉर्डिंग चलते हो तो आप आने वाले 7 दिन के अंदर जो है ट्रांसफॉर्मर वाला टॉपिक जो है वो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अगर इसके बाद में अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो उसके बाद में आपको डीसी मशीन पर आना है। डीसी मशीन के अंदर आपको पहले दिन वही कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल, लेप वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग, यहां तक जो पार्ट है थ्योरेटिकल पार्ट है जिसमें पोल पेच आपके पास में कोयल स्पान सब कुछ आ जाता है। तो इसको टॉपिक को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है। दूसरे दिन आपको जाना है टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर पर एंड एप्लीकेशन और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पर, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। एप्लीकेशन वाले पार्ट से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। डे 3 पर जब जाओगे तो आर्मेचर रिएक्शन और कम्यूटेशन, यार आप सभी को पता है ये तो डीसी मशीन का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, आर्मेचर रिएक्शन और कम्यूटेशन। तो ये डे 3 का आपके पास में रहेगा। डे 4, डे 5, डे 6 ऐसे मैंने यहां पर हर एक टॉपिक आपको दे रखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको आपको उसी तरीके से पढ़ाई करनी है। ध्यान रखना एक कंप्लीट प्लानर आपके पास में है, ये डीसी मशीन का है। डीसी मशीन को इस तरीके से आप रिवाइज कर सकते हैं, सारे टॉपिक इसके अंदर कवर हो जाएंगे। उसके बाद में ये पूरा इंडक्शन मशीन का है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें और नहीं तो ये पीडीएफ जो है मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर भी कर दूंगा, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, ये सारा जो है इंडक्शन मशीन का कंप्लीट प्लानर है 7 डेज का, मतलब हर एक टॉपिक है ना 7 डेज में अगर आप पढ़ते हो तो सिंक्रोनस मशीन भी 7 डेज में आप पूरा कंप्लीट कर सकते हो। और उसके बाद में अगले 2 दिन आपको सभी को पता है कि यार स्पेशल मोटर में से भी 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो उसके बाद में अगले 2 दिन जो हैं आप क्या करोगे, आप स्पेशल मोटर को आप दे दीजिए, यानी कि 28 डेज ये हो गए। 2 दिन में स्पेशल मोटर आप स्ट्रॉन्ग कीजिए। 30 डेज यानी कि 1 महीने के अंदर आप कंप्लीट मशीन का रिवीजन कर सकते हैं अगर आप इस तरह से प्लानिंग से आप चलते हैं। ध्यान रखना, और ये ध्यान रखना कि जब भी आप पढ़ाई करते हो, जैसे मान लो आपने पूरे वीक में एक टॉपिक स्ट्रॉन्ग किया, तो उसके बाद में क्या करो, उस टॉपिक में जितने भी फॉर्मूले आए हैं ना, उस फॉर्मूले के अलग से शॉर्ट नोट जरूर बना लो, क्योंकि आपको सभी को पता है न्यूमेरिकल से सभी को डर लगता है और न्यूमेरिकल ही एग्जाम में आपके लिए एक एडवांटेज बनेगा बाकी सभी स्टूडेंट से आगे निकलने के लिए। तो रिवाइज ऑल फॉर्मूला लास्ट डे, जो भी आपके पास में 7th डे है, सारे फॉर्मूले को फिर से रिवाइज करो, उनके एक शॉर्ट नोट्स बनाओ, चार्ट बनाओ और दीवार पर चिपका दो कि जब तक एग्जाम ना हो जाए उन बार बार उन फॉर्मूले को देखते रहो तो फॉर्मूले आराम से याद होंगे। जब फॉर्मूला याद होगा बेटा तभी क्वेश्चन बनेगा, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो क्वेश्चन नहीं बनने वाला। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, उसके बाद में आपको क्या करना है, मान लो कोई बोलेगा कि सर मेरा तो सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हुआ है, मुझे क्या करना चाहिए, जैसे मैंने इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ा ही नहीं, मुझे क्या करना चाहिए। तो बेटा यही सेम प्लानर आप अदर सब्जेक्ट के लिए भी बनाइए, आप खुद बनाइए। मैं तो आपको खुद प्रोवाइड कराऊंगा, पावर सिस्टम का जो प्लानर है वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा कि पावर सिस्टम आपको पता है मशीन से भी बड़ा सब्जेक्ट है, कि उसमें आपको डे वाइज प्लानिंग आपको क्या करनी है, उसका भी प्लानर आने वाले वीडियो के अंदर मैं आपको डेफिनेटली प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि वो भी कम से कम 20 मार्क्स का जो है एग्जाम के अंदर आपको पूछा जाएगा पावर सिस्टम। तो जिसका सिलेबस अगर मान लो कंप्लीट नहीं हुआ है, मशीन नहीं हुआ है, तो जो अदर सब्जेक्ट हो चुके हैं, चाहे बेसिक इलेक्ट्रिकल हो, चाहे आपके पास बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हो, यूटिलाइजेशन हो,
जो सब्जेक्ट कंप्लीट हुए हैं उनकी प्लानिंग बनाइए इसी तरीके से डे वाइज, सब्जेक्ट को डिवाइड करो डे वाइज के अंदर। जब पर डे हम इतने इतने टॉपिक पढ़ेंगे ना, हम क्या करते हैं कि हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम एक ही दिन में जो है वो शक्तिमान बनना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं कि सर एक दिन में मशीन हम रिवाइज कर लें। बेटा एक दिन में मशीन अगर रिवीजन हो पाता तो हम भी करवा देते आपको, है ना, नहीं पॉसिबल है। मशीन इतना बड़ा सब्जेक्ट है, आपको पर डे प्लानिंग लेकर चलनी पड़ेगी और छोटे छोटे टारगेट्स बनाने पड़ेंगे। जब छोटे छोटे टारगेट्स आप बनाओगे और जब वो आप अचीव करते जाओगे ना, तो अंदर से एक तरह का मोटिवेशन आपको मिलता रहेगा कि यार नहीं यार अब मजा आ रहा है पढ़ने के अंदर। तो वही चीजें आपको क्या करना है, अदर सब्जेक्ट के लिए आपको क्या करना है, इसी तरह की जो है प्लानिंग है वो आपको करनी है। उसके बाद में बात करते हैं कि कौन से ऐसे जो सब्जेक्ट हैं उनको आप अवॉइड नहीं कर सकते। और आप सभी को पता है एज यूजुअल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जो 3 सब्जेक्ट हैं जो आपको एग्जाम में 70 मार्क्स आपको दिलाते हैं, वो कौन कौन से हैं? 70 से ऊपर ही आएगा। बेसिक मशीन, इलेक्ट्रिकल मशीन 25 से 30, पावर सिस्टम 18 से 20 और बेसिक इलेक्ट्रिकल जो है 25 से 30। ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं, अगर आप इन तीनों को पहले स्ट्रॉन्ग करना है, ध्यान रखना सबसे पहला टारगेट यही होना चाहिए। अगर इन 3 सब्जेक्ट को आप स्ट्रॉन्ग करते हैं तो आपके पास में कॉन्फिडेंस अंदर से आएगा कि यार मुझे अब 70 मार्क्स का तो सिलेबस मेरा कवर हो चुका है, मुझे आता है। बाकी इसके बाद में रिमेनिंग जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, मेजरमेंट एंड यूटिलाइजेशन, उनको आप आराम से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं इनके बाद में, लेकिन पहले इनको आपको लेकर चलना है। तो इन तीनों सब्जेक्ट को ध्यान रखना, अवॉइड नहीं करना है कभी भी। वैसे तो किसी भी सब्जेक्ट को अवॉइड नहीं करना है, लेकिन प्लानिंग ये होनी चाहिए कि पहले इन 3 सब्जेक्ट को आपको अच्छे से स्ट्रॉन्ग करो। क्लियर? नेक्स्ट, अब बात यह आती है कि सर क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है वो क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज भी आ रहे हैं कि सर जो पीवाईक्यू हम लगाएं वो सब्जेक्ट कंप्लीशन होने के बाद में लगाएं या सारा सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद में पीवाईक्यू लगाएं। बेटा पीवाईक्यू लगाओ डेली बेसिस पर। मैं तो आपको ये बोल रहा हूं कि आपने पहले दिन जो टॉपिक पढ़ा है इवनिंग में, ये मॉर्निंग में मान लो अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो इवनिंग में आप आधा घंटा या 1 घंटा से डिसाइड कर लो कि इस 1 आवर में मुझे जो टॉपिक मैंने आज पढ़े हैं उनके क्वेश्चन में प्रैक्टिस करूंगा। अगर आप डेली बेसिस पर पीवाईक्यू नहीं लगा पा रहे हो तो बेटा वीकली बेसिस पर तो लगाना ही लगाना है। ये मान के चलना है संडे को पूरी जान लगा दो, ठीक है। संडे को जैसे आपका 7 दिन में पूरा ट्रांसफॉर्मर खत्म, पूरा संडे है ना ऐसा होना चाहिए कि जब तक ट्रांसफॉर्मर के जितने भी पीवाईक्यू एग्जाम के अंदर आए हुए हैं, चाहे वो 1000 क्वेश्चन होंगे, चाहे 500 क्वेश्चन होंगे, 1000 क्वेश्चन भी होंगे, तो भी मैं संडे के दिन पूरा लगाऊंगा। जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक सोऊंगा नहीं है, कुछ भी आराम नहीं करना है। अगर आप ये प्लानिंग लेकर चलते हैं वीकली बेसिस पर पीवाईक्यू की, तो ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और ध्यान रखना किसी भी एग्जाम में अगर हम बात करें एसएससी जेईई के अंदर तो 60% लगभग पीवाईक्यू के कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं। यानी कि अगर आपने पीवाईक्यू लगाए हैं तो आप 60% मार्क्स तो बहुत आसानी से ला सकते हैं। फिर आपको सिर्फ 40% मार्क्स जो हैं उसी पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। और एग्जाम में क्या होगा कि जब वो 60 पहले पीवाईक्यू आपने लगा रखे होंगे, सेम टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे, तो आपको आंसर डायरेक्ट टिक करोगे तो वहां टाइम वेस्ट नहीं होगा। क्योंकि आपको ये तो पता ही है कि 2 ओवर मतलब 120 मिनट में 200 क्वेश्चन करने सीबीटी 1 के अंदर। अगर 120 मिनट में 200 क्वेश्चन करने हैं तो बेटा टाइम हमारे पास में 40 सेकंड के अप्रोक्स है। अब 40 सेकंड अगर हमारे पास में है तो हमें स्पीड भी उतनी में आपको क्या करनी पड़ेगी, मेंटेन करनी पड़ेगी। और वो स्पीड आती है प्रैक्टिस क्वेश्चन से, है ना। जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतनी आपके पास में स्पीड जो है वो आपकी आएगी, है ना। नेक्स्ट, इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो ध्यान रखना जितने भी पीवाईक्यूज है, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज है, उनको आप सॉल्व कीजिए एंड सॉल्व इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस व्हाइल स्टडीइंग फॉर द इंडिविजुअल सब्जेक्ट। ध्यान रखना इंडिविजुअल सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो ना, आपको ऐसा नहीं करना है होल कंप्लीशन, होल सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ, पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ उसके बाद में आप पीवाईक्यू लगाने बैठ रहे हो। नहीं बेटा, ये गलती नहीं करनी है। आपको सब्जेक्ट बेसिस पर लगाओ। मैं तो बोल रहा हूं इंडिविजुअल टॉपिक बेसिस पर भी लगाओ अगर सब्जेक्ट बड़ा है तो सब्जेक्ट आपके जो बड़े बड़े सब्जेक्ट है उनको आप टॉपिक बेसिस पर लगाओ कि ये टॉपिक खत्म, इसके सारे पीवाईक्यू जो हैं हम यहां पर लगाएंगे, है ना। और ये ध्यान रखना मैंने क्या बोला कि पीवाईक्यू जो है वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिपरेशन। पीवाईक्यू जितने भी होते हैं वो आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला है 60 क्वेश्चन कम से कम आपको पीवाईक्यू बेसिस पर जो है मिलेंगे। अभी इस बार तो 24 के अंदर सीबीटी 2 के अंदर 80% क्वेश्चन, 90% क्वेश्चन पीवाईक्यू थे। तो ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। जब आप पीवाईक्यू लगाकर बैठोगे तो पेपर जो है वो आप जल्दी कर लोगे ना। नेक्स्ट, अब बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि क्या सर हम मॉक टेस्ट, है ना, मॉक टेस्ट अभी से लगाना स्टार्ट कर देना चाहिए? नहीं बेटा, मॉक टेस्ट कब लगाना है? जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो। हाँ, आपको सभी को पता है कि जब आप टेस्ट सीरीज परचेज करते हो तो टेस्ट सीरीज के अंदर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी होते हैं। जैसे मान लो इलेक्ट्रिकल मशीन का मैंने आपको प्लानर दिया कि आने वाले 30 दिन में आप इलेक्ट्रिकल मशीन जो है पूरी पढ़ लोगे।
अगर आपके पास में सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है आपके टेस्ट सीरीज के अंदर, तो सब्जेक्ट कंप्लीशन और लास्ट डे आप टेस्ट लगा दो। तो क्या होगा, आपने क्या किया, सब वीकली बेसिस पर आपने टॉपिक कंप्लीट किए, वीकली बेसिस पर आपने पीवाईक्यू लगाए, और लास्ट डे एट द एंड आपने मॉक टेस्ट लगा दिया। तो जब आपने मॉक टेस्ट लगाया तो वहां जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, अगर वहां अच्छे मार्क्स आ गए तो आप खुद सोच के देखो अंदर से यार कि एक महीना आपने पढ़ा, लास्ट डे आपने जो है मॉक टेस्ट दे दिया, अब आपके अंदर से कितना कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा अगर आपके क्वेश्चन बन गए। मान लो कुछ टॉपिक के क्वेश्चन नहीं बने, तो आपके पास में वहां डिमोटिवेट नहीं होना है। टेस्ट सीरीज इसलिए होती है रियलाइज करवाने के लिए कि बेटा आपने रिवीजन तो कर लिया, बट आपने रिवीजन, इस टॉपिक के क्वेश्चन आपसे नहीं बने, मतलब इस टॉपिक को आपने प्रॉपरली रिवाइज नहीं किया। तो जो जो टॉपिक का आपके क्वेश्चन नहीं बन रहे, जिस टॉपिक के, उनको क्या करो, वापस जो है एक दिन बैठकर रिवीजन कर लो, ताकि पूरा सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग हो जाएगा ना। तो इस तरह की प्लानिंग आपको लेके चलनी है। जब आपका पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए, एग्जाम के 1-1.5 महीने तक पहले या 2 महीने पहले, जो भी है 1 महीने पहले, फिर आप मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो, फुल एंड मॉक टेस्ट, है ना। क्योंकि वहां से भी आपको पता है कि सब्जेक्ट जब मिक्स होगा तो वहां पर भी आप क्वेश्चन जब करोगे तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा माइंड यहां से डाइवर्ट करना, मशीन से पावर स्टम्प पर जाओगे, पावर स्टम्प से बेसिक इलेक्ट्रिकल पर आओगे, तो वो वाली प्रैक्टिस भी आपके पास में होनी चाहिए। और वो सब्जेक्ट जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट है वो आपको लगाना है ना। नेक्स्ट, और मैंने क्या बोला कि जितने भी आप टेस्ट सीरीज आप दे रहे हो, टेस्ट सीरीज में अगर मान लो कोई नया कॉन्सेप्ट मिलता है, ठीक है, कोई नया कॉन्सेप्ट मिलता है तो उसको आपको नोट डाउन कर देना है, क्योंकि वो नया कॉन्सेप्ट जो है जितना आपको आता है वो आप नहीं भूलोगे। कुछ नया कॉन्सेप्ट अगर आपको मिला है तो वही चीजें आप भूलने वाले हो ना। तो आने वाले एग्जाम्स के अंदर उन सभी पॉइंट को आप लिख दो। जब आप लास्ट डे जा रहे हो 2-3 दिन पहले, एग्जाम के 2 दिन पहले, उन नए कॉन्सेप्ट को भी आप साथ में रिविजन जरूर करते जाओ। और कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी अगर आपको मिले, मान लो, क्योंकि होता क्या है कि देखो, हम हमारे नोट्स को ही बार बार रिवाइज करते हैं, हम टेस्ट सीरीज एक बार लगा के छोड़ देंगे। तो टेस्ट सीरीज में अगर मान लो आप क्वेश्चन कर रहे हो, कुछ अच्छे क्वेश्चंस आपको मिले हैं, उनको भी अपने नोट्स में ऐड ऑन कर दिया करो, ताकि अगली बार जब रिवीजन करोगे तो उन क्वेश्चन का भी रिवीजन हो जाएगा, ताकि और भी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी। तो ये काम भी आपको करना है, ध्यान रखना, नए कॉन्सेप्ट जितने भी होंगे उनको लगाना आपको नहीं भूलना है। मैं फिर से बोल रहा हूं, वीकली बेसिस, डेली बेसिस पर टारगेट बनाओ, वीकली बेसिस पर पीवाईक्यू लगाओ, सब्जेक्ट कंप्लीशन पर आप जो है सब्जेक्ट वाइज टेस्ट जो है वो भी लगाओ। तो अगर आप ये सीक्वेंस वाइज प्लानिंग अगर आप लेकर चलते हो तो डेफिनेटली एग्जाम में ये काफी आपको जो है वो हेल्प करेगा, है ना। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर जब हम पढ़ते हैं, ठीक है, पढ़ते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे हमें यहां पर जो डीमोटिवेशन भी आ जाता है। देखो, डीमोटिवेशन, अगर मान लो आप पूरे दिन भर में 24 आवर्स में 1 आवर के लिए अगर आप डीमोटिवेटेड आप फील कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है ना। ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कोई अगर ऐसा बोलेगा मुझे कि सर मैं तो पूरे 24 ही घंटे डीमोटिवेटेड हूं, मोटिवेटेड रहता हूं मैं, तो क्या होगा, मैं बोल रहा हूं कि वो उसके लिए कोई ना कोई एक दिक्कत है ना। ऐसा कोई नहीं हो सकता है ना, कोई नहीं हो सकता कि जो पूरे 24 आवर्स के लिए मोटिवेटेड रहे। हम भी कभी नहीं रहते ना, डीमोटिवेशन सभी को आता है। तो अगर आप जो है 1 आवर, 1.5 आवर के लिए अगर मान लो आप डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, देन आप नेचुरल, आप ह्यूमन बीइंग हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, इतना डीमोटिवेशन हमेशा आता है। बट मान लो कोई अगर ऐसा है जो पूरे 24 आवर 24 घंटे डीमोटिवेटेड है, तो बेटा उसको तो मैं कितना ही मोटिवेट कर दूं तो भी वो मोटिवेट नहीं होने वाला है ना। लेकिन आप जो है थोड़ा बहुत डीमोटिवेशन भी आना जरूरी है, जिंदगी में उतार चढ़ाव जो है वो आता रहता है, दिक्कतें भी आती कभी कभार। बट ये कि आप अपने आप को अगर जो है 6 महीने के लिए, 6 महीने का टाइम ड्यूरेशन है, अगर आप कंटिन्यूस बेसिस पर, मैंने आपको जो प्लानर दिया है उसको आप अलग, जितने भी आपके डिफरेंट सब्जेक्ट है उसके लिए आप खुद प्रिपेयर कीजिए, और उसको भी उसी वीक डेली बेसिस पर रिवाइज कीजिए टॉपिक वाइज, एंड वीकली बेसिस पर टॉपिक कंप्लीट कीजिए। वीकली बेसिस पर जो है आप उसके पीवाईक्यू लगाइए, सब्जेक्ट कंप्लीशन पर आप जो है उसका टेस्ट दीजिए, सब्जेक्ट फुल एंड टेस्ट जो है आपको देना है सब्जेक्ट का। फिर बाद में लास्ट में जैसे आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होता है तो मॉक टेस्ट आपको देना है। ये प्लानिंग आप फॉलो कीजिए, ये आपके पास में जो बहुत ही ज्यादा जो है आपको हेल्प करेगी आने वाले एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। तो एक चीज का आपको ये ध्यान रखना है। एक और चीज, बहुत सारे क्वेश्चन स्टूडेंट के मन में बहुत सारे डाउट भी रह जाते हैं। वैसे तो मैंने आपको सारी चीजें क्लियर कर दी है कि कैसे कैसे आपको पढ़ाई करनी है, किस किस दिन कौन सा टॉपिक पढ़ने वाला है यार। अब इतना तक आपके लिए कर दिया, अब लास्ट एक ही एग्जाम बचा हुआ है कि सर आप हमारा एग्जाम भी आप ही देकर आ जाओ, तो वो बस नहीं हो सकता है ना। बाकी आपको फुल ऑन जितना भी मैक्सिमम लेवल का जो कंटेंट हो सकता है वो सारा आपको आपके बैचेस के अंदर डिलीवर किया जा रहा है। और उसके बाद में डे वाइज प्लानर हमने आपको दे दिया है, मंथली भी आपको बता दिया, वीकली भी मैंने आपको बता दिया, संडे को क्या क्या कंप्लीट करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। इसको फॉलो करो, मैं आपको बोल रहा हूं 1 महीने के लिए फॉलो करके देखो इसको, और अदर सब्जेक्ट में अप्लाई करो।
अंदर से आपका जो कॉन्फिडेंस है वो देखना, अभी जो है उसका 4 गुना जो है कॉन्फिडेंस हो जाएगा आपके पास में कि सर अब तो बस एग्जाम ही देने की बारी, अब हमें सब कुछ आता है। फॉलो करके देखना एक बार इस प्लानिंग को। फिर भी अगर किसी के मन में कोई भी अगर क्वेश्चन रहता है, कुछ भी अगर क्वेश्चन रहता है मन में, तो आप क्या कर सकते हो, बेझिझक आप कमेंट बॉक्स के अंदर जो है कमेंट करके आप पूछ सकते हो ना। और ये भी बताना है कि आपको जो है सेशन है आज का है कैसा लगा है, ठीक है। तो चलिए, तो ये सारी इंफॉर्मेशन अभी मैंने आपको इलेक्ट्रिकल मशीन के लिए दी है, और आने वाले सेशंस के अंदर मैं आपको बहुत जल्दी पावर सिस्टम का जो है कंप्लीट प्लानर, क्योंकि वो तो उसमें तो 25, 28 या 30 लगभग चैप्टर ही होते हैं, तो उसका एक प्रॉपर स्ट्रेटेजिक जो है प्लानर वो भी मैं आपको दूंगा डे वाइज, वीकली बेसिस पर, और कौन कौन से टॉपिक आपको जो कंप्लीट करके वीकेंड पर जो है संडे के दिन कौन कौन से क्वेश्चन लगाने, तो अदर सब्जेक्ट के भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा ना। तो चलिए दोस्तों, इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए, और जो है इस बार 6 महीने बाद में जो एग्जाम होने वाला है एसएससी जेईई 2024 का, उसको क्रैक करना है। बस ये इस बार जो है ठान लो, और मुझे इतना पता है कि एक बार अगर आप ठान लोगे ना, तो मुझे पता है कि आप एग्जाम जो है वो निकाल लोगे और फोड़ कर आओगे एग्जाम के अंदर, है ना। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच।